हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे, मस्त, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी बिल्कुल चैप्टर वाइज करेंगे, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आपका सीटेट हो, टेट हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, रो आरओ, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, जो भी वैकेंसी आती सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो इस बुक का नाम है हमारे अतीत और पार्ट का नाम है क्या, कब, क्यों और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रशीदा जिसका नाम होता है रसीदा। तो रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। यानी कि वो सोचने लगी कि 100 साल पहले या 200 साल पहले क्या हुआ था, या कोई कैसे जान सकता है। यह रशीदा का सवाल था। उसके बाद में कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तो तुम रेडियो का उपयोग कर लेते हो, टेलीविज़न देख लेते हो, अखबार पढ़ लेते हो। साथ ही साथ यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की जानकारी हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। यानी कि बहुत समय पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो यह जानने के लिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे हम क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेड़कों यानी कि शिकारियों, पशुपाल पालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। यह नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। तो यह जानकारी हम कैसे कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र एक अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आपको बोल रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से यहाँ लोग इस नदी के तट पे रहते थे। तो आपका एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सी नदी के किनारे लोग बसे, या कई लाख पहले लोग कौन सी नदी के किनारे बसे थे। तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे और जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ें, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेटक शिकार भी करते थे। वे जानवरों का अखेटक शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम की कौन सी पहाड़ियाँ हैं, या कौन सी पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। तो आपको याद रखना है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 पूर्व, यानी कि 8000 बीसी पूर्व की बात कर रहा है। 8000 बीसी पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पालतू
पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व ये भी याद रखना है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे विंध्य उत्तर पश्चिम में स्थित थे। तो आपने इतना कुछ सीखा। ये सब 8000 बीसी पूर्व की बातें हैं। यहाँ पे बता रहा है कि गेहूँ और जौ की फसलें उपजाई गई, चावल की फसल उपजाई गई, गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। ठीक है। और उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो गारो तथा मध्य भारत की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मध्य भारत की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये मानचित्र है आपका, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मानचित्र को, तो मानचित्र में इसमें नदियों को दर्शाया गया है। नदियों को दर्शाया गया है। अगर यहाँ की बात करें, ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहाँ से आप देखेंगे कि कुल 5 नदियाँ निकलती हैं। कुल 5 नदियाँ निकलती हैं, जो कि ये पंजाब से होते हुए निकलती हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो भारत में नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पंजाब को नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियाँ निकली हैं। और पांचों नदियाँ यहाँ पे आके मिल जाती हैं। और यहाँ से कौन सी नदी बन जाती है? सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी भारत से बहते हुए पाकिस्तान में इंटर हो जाती है। पाकिस्तान से इंटर होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद में देखेंगे गंगा नदी। तो ये रही आपकी गंगा नदी और ये रही यमुना नदी। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी बहते हुए यहाँ पश्चिम बांग्लादेश में दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश पड़ेगा। यहाँ बांग्लादेश में ये इसी में ब्रह्मपुत्रा नदी मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो आप याद रखेंगे 2900 किलोमीटर। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2550 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ये दोनों नदियाँ यहाँ बांग्लादेश में मिल जाती हैं। उसके बाद में यहीं पे आगे एक्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे यमुना नदी। तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ प्रमुख कौन सी हैं? तो ये आपकी हो जाती है, प्रमुख नदी है चंबल। चंबल नदी जो है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चंबल नदी। उसके बाद में ये सोन नदी भी गंगा नदी में मिल जाती है इलाहाबाद के पास। तो ये सोन नदी हो जाती है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पहाड़ है। ये आप देख सकते हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पहाड़ है। आपको याद रखना है, ये पूछा भी जाता है कि सतपुड़ा पहाड़ कौन सी नदी के बीच में है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच। और ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद में गोदावरी नदी, ये कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी और आपकी कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी दोस्तों महाबलेश्वरम से निकलती है और ये कहाँ गिर जाती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में पेन्नार नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी की तरफ है और पश्चिमी घाट अरब सागर की तरफ है। तो आपने यहाँ पे इतना सीखा। उसके बाद देखेंगे गारो की पहाड़ियाँ पूछता है। तो गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये देख सकते हैं आप, ब्रह्मपुत्रा नदी यानी कि असम के पास में है गारो की पहाड़ियाँ। यहाँ पे असम लग जाता है, तो असम के पास हैं गारो की पहाड़ियाँ। और उसके बाद में ये आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में हैं।
मानचित्र सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के नदी में इनके आसपास के प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से भी जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदियों उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यहाँ जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कफीले में तो कभी जहाज़ों में भी अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा की और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन तमाम यात्राओं से लोगों की एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र 1 को भी मैं दिखाऊंगा। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा कि वे एक ऐसा कर सकें, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें और गहरे समुद्र को पार कर सकें। उपद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो लोग आए या गए तो उन्होंने हमारी परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देशों के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ये फैक्ट याद रखेंगे। कह रहा कि इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडस से निकला है। ये पूछा जाता है कि इंडिया शब्द किससे निकला है, तो आपको याद रखना है कि इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब एटलस में ईरानी या यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह का प्रयोग किया जाता था, भारत नाम। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्षों पुरानी ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किस में होने लगा, तो देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों से बने पांडुलिपि का एक पृष्ठ।
यह है पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये है पांडुलिपि, यानी कि ताड़ के पत्तों से बांध के इनको इस पे लिखाई का काम किया जाता था। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं, यानी कि जो हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनूस, जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ के पत्थरों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इस तरह देख सकते हैं आप पांडुलिपि को लिखा जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों की कीड़ों ने खा लिया, यानी कि इनमें से इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत भाषा में प्रयोग में लिखे मिलते हैं, यानी कि लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का भी प्रयोग लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे कि अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कृष्ट किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्य का विवरण उत्कृष्ट करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा करवाते थे, यानी कि जो शासक पुराने समय में थे तो वो अपनी लड़ाइयों को या अपने विजय को वो लेखा जोखा करवाते थे। जैसे कि अशोक महान ने 261 में कालिंग का युद्ध लड़ा था, तो उन्होंने इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में करवाया था? तो अपने 13वें अभिलेख में करवाया था। कालिंग के बारे में उन्होंने लिखवाया था। तो इस तरह से सभी राजा अपनी लड़ाइयों के या अपने विजयों के बारे में लिखाया करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्ययन 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस लेख में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला
व्यक्ति पुरातात्विकविद कहलाता था। पुरातात्विकविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र व मूर्तियां बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पत्र। इस तरह के पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व किया जाता था। 4700 वर्ष पूर्व प्रयोग किया जाता था। दाएं एक यानी कि इसकी बात की जा रही है, इसको लगभग 4700 वर्ष पूर्व उपयोग किया जाता था। उसके बाद कह रहा है कि दाएं पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व किया जाता था। आज हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो यानी कि इस सिक्के का प्रयोग 2500 बीसी पूर्व किया जाता था। 2500 बीसी पूर्व ऐसे सिक्कों का प्रयोग किया जाता था और ऐसे बर्तनों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व किया जाता था। कला का अध्ययन करते हैं वे औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन का तथा खुदाई में भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विकविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यहाँ पे भी इसको नोट करेंगे कि पुरातात्विकविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की क्या ढूंढते हैं, तो हड्डियाँ ढूंढते हैं। और इससे उन्हें क्या जानकारी मिलती है, तो इससे जानकारी मिलती है कि पुराने या अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से पच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विकों को बहुता कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रयास स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है क्योंकि इस स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह से जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत की जानकारी के लिए करते हैं, उन्हें कहते हैं। तिथियों का मतलब आज के समय में देखते हैं दोस्तों अक्सर कि तिथियों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कहीं कहीं लिखा होता है 1800 बीसी, 1800 ईसा पूर्व। तो इसका क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। तिथियों का मतलब होता है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस तारीख यानी कि उस दिन की तारीख, माह, वर्ष की 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की पूर्व तिथि से मानी जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य इस महीने के यानी कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य इस महीने के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, यानी कि 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि बीसी मिल के रूप में जानी जाती हैं। ईसा पूर्व का मतलब होता है इंग्लिश में बीसी के पूर्व में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 की अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे।
2000 बिंदु को मानते हुए वर्तमान तिथियों के हिसाब से पूर्व का उल्लेख करेंगे। इतिहास तथा तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो एडामिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा पूर्व मसीह के जन्म से पूर्व है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। BCE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है, वर्तमान से पहले है। नेक्स्ट है, तुम यह पुरातात्विक का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगे। यानी कि 5 विषयों की सूची तैयार करना है। तो आप कौन सी सूची का तैयार करेंगे? निम्नलिखित का सुमेलित करो। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोला है कि इन सबको आप सुमेलित करो। जैसे नर्मदा घाटी, तो हमने नर्मदा घाटी के बारे में क्या पढ़ा था? नर्मदा घाटी के बारे में पढ़ा था, नर्मदा घाटी के बारे में पढ़ा था कि ये प्रथम नगर था। ठीक है। मगध के बारे में क्या पढ़ा था? कि सबसे बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ियों के बारे में क्या पढ़ा था? तो ये 2500 BC पूर्व। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो ये तीसरा वाला गलत हो गया यहाँ पे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ गंगा घाटी। तो गंगा घाटी को हम किससे मिलाप करेंगे? तो गंगा घाटी, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ गंगा घाटी। तो यहाँ पे कृषि होती थी सबसे पहले। ठीक है दोस्तों। तो इसे आरंभिक कृषि से, और गारो पहाड़ियाँ लगभग 2500 ईसा पूर्व नगर बसे थे इन्हीं के आसपास। तो इसको हम इस प्रकार से मिलाप कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इधर दी गई हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। कृषि का आरंभ 8000 BC पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य 2500 ईसा पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी आप जानते हैं कि ये आपका अपना न्यू चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।